Hello friends, myself Rahul Garg. I'll take your polity classes. Let me introduce myself. I have qualified IS means 2 times and one time I have given IS interviews. Total 3 times I have qualified IS prelims. So I hope my experience will help you. So हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हम उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में आज चर्चा करेंगे. तो आज हम जो फर्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो राष्ट्रपति बनने के लिए ज़रूरी अर्हता है. तो क्वालिफिकेशंस टू बिकम ए प्रेसिडेंट. कौन कौन राष्ट्रपति के लिए नामांकन भर सकता है. सर्वप्रथम वो भारत का नागरिक होना चाहिए. ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की हो. 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो. वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहिर्त हो. ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ अ लोकसभा. तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कुछ कंडीशंस, कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं. वो मिनिमम क्वालिफिकेशंस को पूरा करना चाहिए. वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो. चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे केंद्र सरकार, चाहे राज्य सरकार, चाहे लोकल अथॉरिटीज़, किसी भी सरकार के अंदर पर्सनल या पब्लिक लेवल पे वो प्रॉफिट के पद पर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि उन विवादों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है. अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको वो पद वेकेंट करना पड़े. राष्ट्रपति का चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम आपके 50 प्रस्तावक होने चाहिए, प्रपोजर्स होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, सेकेंडर्स होने चाहिए. और जो इसके लिए ज़मानत राशि होती है वो 15,000 होती है. अगर आपको कुल मत के 1/6 वोट से कम मिलते हैं तो वो आपकी ज़मानत राशि जब्त हो जाती है. ये ज़मानत राशि का प्रोविज़न इसलिए रखा गया है जैसे जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं उनको इलेक्शन से दूर रखने के लिए कम से कम नॉन सीरियस कैंडिडेट्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें. अब राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान क्या होता है. मतलब राष्ट्रपति बनने के बाद ओथ या अफर्मेशन क्या होता है. ओथ फॉर बिलीवर्स एंड अफर्मेशंस फॉर एथिस्ट, जो नॉन बिलीवर्स होते हैं. तो उसमें पहली जो शपथ होती है वो होती है श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा. फेथफुली कंप्लाई करूँगा जो राष्ट्रपति की जो पोजीशन है उससे. संविधान और विधि, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा. मतलब उसको प्रिजर्व करूँगा, डिफेंड करूँगा और प्रोटेक्ट करूँगा. भारत की जनता की सेवा और कल्याण करूँगा. इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यह है, जो आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है. तो राष्ट्रपति को शपथ आपका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और उसकी अनुपस्थिति में जो सीनियर मोस्ट वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है. तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यही है शपथ या प्रतिज्ञान में कि जो राष्ट्रपति की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है. अब राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति के पद की कुछ ज़रूरी शर्तें होती हैं, कंडीशंस होती हैं. वो कंडीशंस क्या होती है. इसमें जो फर्स्ट शर्त है वो ये है कि वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए. ये अपन ने पहले भी पढ़ा है कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो मेंबर तो हो ही नहीं सकता. और इसका सेकंड भी अपन बोल सकते हैं टू फेथफुली कंप्लाई विथ इट्स ड्यूटी, जो हमने उसकी ओथ और अफर्मेशन में पढ़ा है, शपथ में पढ़ा है, प्रतिज्ञान में पढ़ा है कि वो अपनी ड्यूटी को फेथफुली कंप्लाई करेगा. तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो इम्पार्शियल रहे. किसी राज्य का मेंबर होगा, किसी सदन का मेंबर होगा तो इम्पार्शियल नहीं रह पाएगा. वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा. वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा. आप देखेंगे तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है आपस में. वह लाभ के पद पे नहीं हो सकता क्योंकि उसको फेथफुली कंप्लाई करना है अपनी ड्यूटीज़ से. बिल्कुल इम्पार्शियल रहना है उसको. उसे संसद, जो इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उसे संसद द्वारा निर्वाचित उपलब्धियां, भत्ते, विशेष अधिकार प्राप्त होंगे. राष्ट्रपति को संसद द्वारा कुछ प्रिविलेजेस, एमोल्यूमेंट्स ये सब मिलते हैं. जैसे उसकी सैलरीज हो गई, उसको रेजिडेंशियल हाउस मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है और भी बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं जो अपन डिस्कस करेंगे अभी. तो यह सब उसको प्राप्त होंगे. और जो भी उसको ये सब उपलब्धि और भत्ते मिलेंगे
ये उसकी पदावधि, एक बार वो इलेक्ट हो गया तो उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है टू ट्रांसपेरेंसी और इम्पार्शियलिटी रखने के लिए। तो एक बार अगर कोई भी नॉमिनी इलेक्ट हो गया एज अ प्रेसिडेंट, तो आप जो भी जिन कंडीशंस पे वो इलेक्ट हुआ है वो कंडीशंस उसके कार्यकाल के दौरान चेंज नहीं हो सकती। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे विशेष अधिकार, यह क्वेश्चन एक बार MPPSC मेंस में आ चुका है कि राष्ट्रपति के विशेष अधिकार के बारे में चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप राष्ट्रपति के विशेष अधिकार के बारे में, क्या विशेष अधिकार, क्या प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं? इसमें पहला जो विशेष अधिकार है राष्ट्रपति का वो है कि आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति। मतलब वो कोई भी उसका ऑफिशियल वर्क है तो उसमें कोई भी उसकी लीगल लाइबिलिटी नहीं होती, उन सब से उसको इम्यूनिटी होती है। मतलब आप उसको, उसके अकाउंट, कोई भी उसने ऑफिशियल वर्क किया है, कोई भी साइन किया है, तो उसके लिए आप उसको कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर वो कार्य गलत हो गया, सही हो गया, तो आप उसको कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसमें जो सेकंड प्रिविलेज और विशेष अधिकार होता है वो यह होता है कि कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होती है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्य में भी। मतलब ड्यूरिंग हिज होल्डिंग ऑफ ऑफिस, जब वो ऑफिस होल्ड करके रखता है, तब कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस, कोई भी आपराधिक कार्यवाही से उसको इम्यूनिटी होती है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्य में भी। मतलब पर्सनल इम्यूनिटी, उसकी पर्सनल लेवल पे भी इम्यूनिटी होती है किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में। आप ध्यान देंगे तो यह बहुत ज़रूरी है राष्ट्रपति की पोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं तो कोई भी जाके डिफेमेशन लगा दे, कोई भी जाके डिफेम करने के लिए कुछ भी केस लगा देगा राष्ट्रपति के लिए अगेंस्ट में। और राष्ट्रपति हेड होता है किसी भी कंट्री का। तो आप देखिए किसी भी हेड के लिए अगर क्रिमिनल ऑफेंस उस पर लगेंगे तो कितनी छोटी बात हो जाएगी उसकी पोजीशन के हिसाब से। इसलिए यह प्रोविज़न बहुत ज़रूरी है संविधान में। अब इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ही कैन नॉट बी हैंडकफ, मतलब उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही जेल भेजा जा सकता है, ना ही उसको इम्प्रिजन किया जा सकता है। मतलब आप राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसमें बस यह पॉइंट होता है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह UPSC के प्रीलिम्स में भी काफ़ी बार पूछा गया है और MPPSC के प्रीलिम्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यह पॉइंट आप हमेशा मेमोराइज करके रखिए कि आप सिविल प्रोसीडिंग चला सकते हैं राष्ट्रपति के लिए अगेंस्ट सिविल ऑफेंसेस। मतलब कोई अभियोग चलाया जा सकता है निजी कृत्यों के लिए ओनली इन सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में नहीं, सिर्फ सिविल केसेस में। लेकिन उसके लिए आपको 2 महीने का नोटिस देने के बाद, यह क्वेश्चन ही पूछा गया एज इट इज़ कि उसको 2 महीने के नोटिस देने के बाद, प्रायर नोटिस देने के बाद आप उसके अगेंस्ट में सिविल प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं। तो यह पॉइंट आप मेमोराइज करके रखिए, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है लेकिन 2 महीने का नोटिस देने के बाद। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। तो हमें पता है कि राष्ट्रपति की जो ऑफिस होता है, या किसी राष्ट्रपति का जो ऑफिस होता है वो 5 ईयर्स के लिए होता है। कोई भी नॉमिनी अगर इलेक्ट होकर राष्ट्रपति बनता है, सो ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। वो 5 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करके रखता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब किन किन पोजीशन में, किन किन कंडीशंस में राष्ट्रपति की ऑफिस में वैकेंसी हो सकती है, या किन किन कंडीशंस में राष्ट्रपति का ऑफिस वैकेंट हो सकता है, तो इसके लिए हमें, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पॉइंट्स को आपको याद रख के रखना है। तो पहला, त्यागपत्र। अगर राष्ट्रपति खुद अपना रेजिग्नेशन दे दे, तो यह चीज़ आप ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन उपराष्ट्रपति को देता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को हमेशा याद रख के रखिए कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देता है। दूसरा, राष्ट्रपति के केस में महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट। ये एक क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस होती है। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को किसी भी केस को
डिसाइड करता है, जज करता है, ऐसे ये भी काइंड ऑफ दैट प्रोसेस है। आप इसको ऐसे समझिए, महाभियोग की क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस होती है। मतलब ये ये आप संसद के क्वाज़ी जुडिशियल, संसद के पास जो जुडिशियल पावर्स होती हैं उसमें भी आप एक चीज़ को लिख सकते हैं जो महाभियोग इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है। कभी आपके पास क्वेश्चन आता है तो। लेकिन इस इम्पीचमेंट प्रोसेस की कुछ कंडीशंस होती हैं। आप ऐसे ही नहीं राष्ट्रपति को हटा सकते हैं उसके पद से। सबसे पहले आपको उसे 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, मतलब 14 डेज़ का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। चाहे इम्पीचमेंट प्रोसेस हो, चाहे सिविल प्रोसीडिंग्स हो, किसी भी कंडीशंस में आपको उसे प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। अब ये कैसे होती है प्रोसेस? आप इस प्रोसेस को किसी भी सदन में शुरू कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, चाहे काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो चाहे हाउस ऑफ पीपल। आप किसी भी सदन में इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। आरोपों पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, मतलब आप प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले कम से कम 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल्स प्रेजेंट या टोटल नंबर ऑफ पीपल्स ऑफ द हाउस, उनके साइन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके लोकसभा के 552 मेंबर्स हैं तो उनके 1/4, राज्यसभा के 243 तो उसके 1/4, जैसे ऐसे आपको सदस्यों के 1/4 मेंबर्स का साइन होना बहुत ज़रूरी है। अब यह आपका प्रस्ताव या प्रपोजल इंट्रोड्यूस हो गया उस हाउस में, अब उसको आपके 2/3 के बहुमत से पास होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब जो भी आपका उस हाउस की स्ट्रेंथ है उसके 2/3 लोग उसको पास करेंगे। उसके बाद यह दूसरे सदन में जाएगा। जैसे लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास हुआ तो लोकसभा में जाएगा। तो दूसरा सदन इसकी जांच करेगा। अगर वो जांच को गलत पाता है तो यह डिस्कार्ड हो जाएगा, उसी समय नेगेट हो जाएगा ये। लेकिन अगर ये सही होता है तो फिर वहाँ के भी 2/3 मेंबर्स ऑफ हाउस इसको पास करेंगे और उसके बाद ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो आप इसको देख रहे होंगे, बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, इसीलिए शायद आज तक किसी भी राष्ट्रपति का महाभियोग नहीं हुआ है। और वैसे भी जो आपकी जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है, राष्ट्रपति मुख्य रूप से उसी का ज़्यादा इंक्लाइंड कैंडिडेट होता है, इसलिए यह प्रोसेस इतना यूज़ नहीं होता। राष्ट्रपति को पास उपस्थिति या इस प्रोसेस में ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति अपने आप को खुद उपस्थित हो सकता है अपने बचाव के लिए, किसी को अपना प्रतिनिधि चुनकर भेज सकता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो राष्ट्रपति के लिए भी एक सेफ्टी वेल्व या सेफ्टी प्रोविज़न दिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट प्रोसेस में सदन के दोनों मेंबर्स, चाहे निर्वाचित चाहे मनोनीत, चाहे नॉमिनेटेड चाहे इलेक्टेड, दोनों मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि उसकी इलेक्शन प्रोसेस में नहीं करते हैं। इलेक्शन प्रोसेस में मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट इन इम्पीचमेंट प्रोसेस, इन महाभियोग, दोनों मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आपके राज्यसभा में प्रेसिडेंट कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, लोकसभा में एंग्लो इंडियंस होते हैं, तो वो मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी, जब प्रेसिडेंट और कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी रिगार्डिंग केशव नंदा भारती केस, उसमें भी प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जा सका था। तो यह इम्पीचमेंट प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, रेयरिस्ट ऑफ रेयर इवेंट में कभी यूज़ हो सकता है। तो यह चीज़ आप ध्यान रखिए। और किन कंडीशंस में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण, ये ऑब्वियस है। और अब राष्ट्रपति की पोजीशन अगर ऐसे अनटाइमली वेकेंट होती है तो उस कंडीशंस में हमारे संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है तो उसको ज़्यादा समय के लिए वेकेंट नहीं रहना चाहिए। स्टेट हेड की पोजीशन ही वेकेंट रहेगी तो आप खुद सोच सकते हैं, इट इज़ नॉट गुड विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन और विथ रिस्पेक्ट टू कंट्री। तो इसलिए हमारे संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रोविज़न है। जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, इसमें सबसे
पहला जो राइट होता है वो उपराष्ट्रपति का होता है। अगर प्रेसिडेंट की पोजीशन वेकेंट होती है अनटाइमली, तो उसमें सबसे पहला जो अधिकार होता है वो उपराष्ट्रपति का होता है। अगर उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है तो फिर मुख्य न्यायाधीश का, चीफ जस्टिस का। अगर वो भी प्रेजेंट नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश का, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपराष्ट्रपति की एक स्पेशल पावर के रूप में भी देख सकते हैं कि बहुत कम पावर दी है हमारे संविधान में, बट ये एक स्पेशल प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू उपराष्ट्रपति। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर राष्ट्रपति की पोजीशन इस तरह से वेकेंट होती है अनटाइमली, इम्पीचमेंट, मृत्यु, रेजिग्नेशन के कारण, तो 6 महीने के अंदर कंपलसरी आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। 6 महीने के भीतर आपको चुनाव कराना पड़ेगा। मतलब उपराष्ट्रपति या कोई भी कार्यवाहक राष्ट्रपति मैक्सिमम 6 महीने तक उस पोजीशन को होल्ड करके रख सकता है। और जब भी जितने भी टाइम के लिए वो उस पोजीशन को होल्ड करके रखता है, उसको राष्ट्रपति के बराबर ही सारे भत्ते, विशेष अधिकार सब उसी तरह प्राप्त होते हैं। तो आई होप आपको यह चीज़ समझ में आई होगी। तो आज हम बस यहीं पे विराम देंगे और अगले टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। गाइस, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फ्रेंड्स।